आज के इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो अपने आप में ही एक पूरी दुनिया समेटे हुए है। ये पूरी दुनिया, बिल्कुल। हाँ, और जब हम भारत के नक्शे को देखते हैं तो एक राज्य ऐसा उभर कर सामने आता है जिसका आकार और जिसकी जनसंख्या दुनिया के कई बड़े और स्वतंत्र देशों से भी कहीं ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। सही कहा। आज हमारे पास कुछ बहुत ही सटीक और महत्वपूर्ण स्रोत नोट्स हैं। इन स्रोत सामग्रियों में इस राज्य के भूगोल, इतिहास, प्रशासनिक ढांचे और उसकी राजनीतिक गहराई की बहुत ही विस्तृत जानकारी दी गई है। बिल्कुल दी गई है। लेकिन आज का हमारा मकसद सिर्फ इन पन्नों को पलटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस चर्चा का हमारा आज का मुख्य मिशन सिर्फ इन तथ्यों और आंकड़ों की सूची को दोहराना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये समझना है कि ये आंकड़े, ये जो सीमाएं हैं और ये ऐतिहासिक बदलाव आखिर उत्तर प्रदेश की कहानी कैसे कहते हैं। हाँ, वो कहानी समझना जरूरी है। क्योंकि ये राज्य केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता स्वरूप है जो समय के साथ लगातार बदल रहा है और विकसित हो रहा है। सही बात है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी विशाल आबादी और इतने बड़े क्षेत्रफल को एक साथ कैसे चलाया जाता है और इसके पीछे का जो पूरा सिस्टम है वो आखिर काम कैसे करता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, आइए। अगर हम सबसे पहले इसके क्षेत्रफल और जनसंख्या के आंकड़ों पर नजर डालें तो वो सच में दिमाग चकरा देने वाले हैं। मतलब आकार के मामले में ये कितना बड़ा है ये बताना श्रोताओं के लिए बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल। क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। चौथा सबसे बड़ा? हाँ, इसका कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे देश के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% हिस्सा कवर करता है। 7.33%? ये बहुत बड़ा भूभाग है ना? लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इसकी जनसंख्या। हाँ, जनसंख्या के आंकड़े तो और भी विशाल हैं। 2011 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 19.98 करोड़ है। मतलब लगभग 20 करोड़? बिल्कुल, 20 करोड़ के आसपास। यानी पूरे भारत की जनसंख्या का 16.16% हिस्सा केवल एक ही राज्य में रहता है। जरा सोचने वाली बात है। लगभग 20 करोड़ लोग एक ही प्रशासनिक छतरी के नीचे काम कर रहे हैं। ये आंकड़ा वाकई में हैरान कर देने वाला है। और जब आबादी इतनी बड़ी होना तो उसका इतिहास और उसकी सत्ता का केंद्र भी उतना ही दिलचस्प होता है। सत्ता का केंद्र यानी राजधानी की आप बात कर रहे हैं? हाँ, अगर हम इस राज्य की राजधानी के सफर को देखें तो ये किसी ऐतिहासिक टाइम ट्रैवल से कम नहीं लगता। जैसे 1836 में इस क्षेत्र की शुरुआती राजधानी आगरा हुआ करती थी। आगरा 1836 में? सही। फिर 1858 में जब देश में बड़े राजनीतिक उथल-पुथल हो रहे थे, जब क्रांति का दौर था। बिल्कुल वही दौर, तब राजधानी को प्रयागराज शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा। इसके बाद 1921 में लखनऊ को आंशिक यानी पार्शियल रूप से राजधानी बनाया गया। और फिर पूरी तरह से कब बनी? अंततः 1935 में लखनऊ पूर्ण और स्थायी रूप से इस राज्य की राजधानी बन गया। 1935? हाँ, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षक है वो ये है कि ये तारीखें और बदलती राजधानियां सिर्फ कोई सामान्य तथ्य नहीं है। आगरा से प्रयागराज और फिर लखनऊ तक का ये जो सफर है, हाँ। ये असल में एक राज्य के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के खिसकने की कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे सत्ता का झुकाव समय के साथ अलग अलग क्षेत्रों की तरफ हुआ। ये सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक राज्य अपनी पहचान को समय के हिसाब से ढालता रहा है। और पहचान की बात करें तो 24 जनवरी का दिन बहुत अहम है। 24 जनवरी, हाँ, स्थापना दिवस। बिल्कुल। इसे 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापना दिवस के रूप में घोषित किया गया था। 2018 से इसकी शुरुआत हुई। हाँ, और इस बार 2025 के लिए जो थीम रखी गई है वो बहुत प्रभावशाली है। थीम क्या है? थीम है विकास और विरासत, प्रगति की राह पर उत्तर प्रदेश। विकास और विरासत, ये काफी गहरा संदेश है ना? ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये बताता है कि राज्य अपनी ऐतिहासिक जड़ों को थामे हुए आधुनिकता की ओर कैसे बढ़ रहा है।
और भाषाओं के मोर्चे पर भी ये विरासत साफ दिखती है। जैसे 1947 से हिंदी यहाँ की आधिकारिक राजभाषा रही है। हाँ, हिंदी तो मुख्य है। लेकिन 1989 में उर्दू को भी दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया। 1989 में? हाँ, ये इस बात का सबूत है कि यहाँ की संस्कृति कितनी विविध है और ये राज्य कितनी अलग-अलग आवाजों को एक साथ लेकर चलता है। इस सांस्कृतिक विविधता को समझने के बाद अगर हम इसके भूगोल की ओर मुड़ें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। भूगोल यानी इसका क्षेत्रीय विस्तार। सही। जब हम अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं, यानी 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 21 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 77 डिग्री 21 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये सुनने में शायद थोड़े तकनीकी लगें। हाँ, तकनीकी तो हैं, लेकिन इसे आसान भाषा में ऐसे समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण का जो फैलाव है वो 240 किलोमीटर है। 240 किलोमीटर लंबा। और पूर्व से पश्चिम का फैलाव 650 किलोमीटर तक जाता है। 650 किलोमीटर, ये दूरी तो कई यूरोपीय देशों को पार करने जितनी बड़ी है। बिल्कुल। और भूगोल की इसी कड़ी में एक ऐसी बात है जो हर किसी को हैरान कर देती है। वो क्या? भारत की मानक समय रेखा, यानी वो रेखा जिससे पूरे देश की घड़ियां अपना समय तय करती हैं। 8 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। सही पकड़ा। वो रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। मिर्जापुर से? हाँ, मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब जिस समय को फॉलो कर रहे हैं उसकी धुरी इसी राज्य से होकर गुजरती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। और सिर्फ समय ही नहीं, ये राज्य पूरे उत्तर भारत को एक साथ जोड़ता है। इसकी सीमाओं का जाल देखिए। हाँ, इसकी सीमाएं कितने राज्यों को छूती है? ये भारत का अकेला ऐसा राज्य है जो 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ता है। 8 राज्य? हाँ, और अगर इन 8 राज्यों को देखें तो ये एक जियोग्राफिकल मास्टर क्लास है। कैसे? एक तरफ उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सर्द हवाएं हैं। पहाड़ी इलाके। पश्चिम में हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली का शहरी और औद्योगिक इलाका है। हाँ, दिल्ली यहाँ पर वो एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। बिल्कुल। दक्षिण की तरफ बढ़े तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी इलाके मिलते हैं। और पूर्व में? पूर्व में झारखंड तथा बिहार के विशाल मैदानी भाग हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा? इसके अलावा उत्तर में नेपाल के साथ एक खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। वाओ! अगर इन सीमाओं को हम एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो पता चलता है कि ये राज्य पूरे उत्तर और मध्य भारत को एक सूत्र में पिरोता है। सही बात है। ये एक तरह से भारत का दिल कहा जा सकता है। बिल्कुल। इतनी विविध सीमाओं का प्रबंधन करना, जहां हर तरफ की भौगोलिक और सांस्कृतिक जरूरतें अलग हों, अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रशासनिक चुनौती है। ये तो तय है कि इतने अलग अलग मिजाज वाले राज्यों के साथ सीमा साझा करना और वहाँ का मैनेजमेंट देखना कोई आसान काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। जब इतनी विविधता हो तो उस पूरे तंत्र को एक पहचान में बांधना बहुत जरूरी हो जाता है। और यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। किस बारे में? जब हम उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीकों को देखते हैं। हाँ, इसकी प्रतीक 1916 में इस राज्य का राजकीय चिन्ह बनाया गया था। 1916 में? हाँ, और इसे आजादी के साल यानी 1947 में आधिकारिक रूप से अपनाया गया। जब इस चिन्ह को ध्यान से देखा जाता है तो वो सिर्फ एक मोहर नहीं है, वो एक छोटे से कैनवस पर पूरा इतिहास है। उसमें कई चीजें हैं ना? बिल्कुल। इसमें जो नदियों का संगम दिखाया गया है वो प्रयागराज में गंगा और यमुना के मिलन का प्रतीक है। गंगा और यमुना का संगम। फिर उसमें मछलियों की एक जोड़ी है जो ऐतिहासिक अवध क्षेत्र और वहाँ की नवाबी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। हाँ, अवध की वो बहुत पुरानी पहचान है। और सबसे ऊपर जो तीर धनुष है वो भगवान राम और इस राज्य की प्राचीन सांस्कृतिक राजधानी अयोध्या का प्रतीक है। इस राज्य की चिन्ह की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यह किसी एक धर्म या एक क्षेत्र का नहीं है। बिल्कुल सही कहा। इन प्रतीकों को अगर हम जोड़कर देखें तो पता चलता है कि कैसे ये अकेला निशान पूरे राज्य की सांस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक एकता को समेटे हुए हैं। हाँ, एकता का प्रतीक है ये। इसके अलावा जो यहाँ की प्राकृतिक पहचान है वो भी इस विविधता को दर्शाती है। जैसे कि यहाँ के पशु पक्षी। हाँ, जैसे राजकीय पशु बारहसिंगा है जो दलदली क्षेत्रों का राजा माना जाता है। बारहसिंगा? राजकीय पक्षी सारुस क्रेन है जो अपनी ऊंचाई और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। और जलीय जीव में क्या आता है? जलीय जीव के रूप में गंगा डॉल्फिन को मान्यता प्राप्त है और ये बहुत अहम है क्योंकि डॉल्फिन उसी नदी में जिंदा रह सकती है जिसका पानी साफ हो। यानी ये हमारी नदियों के स्वास्थ्य का भी प्रतीक है। एकदम सही। इसके साथ ही राजकीय मछली की श्रेणी में चीतल है,
राजकीय पुष्प पलाश है पलाश के फूल काफी सुंदर होते हैं। और राजकीय वृक्ष अशोक है। खेल की बात करें तो हॉकी को राजकीय खेल का दर्जा प्राप्त है। हॉकी भी इस लिस्ट में है। हाँ, प्रकृति और संस्कृति का ये जो मेल है वो राज्य की पहचान का बहुत ही अहम हिस्सा बन जाता है। जब हम प्रकृति, इतिहास और भूगोल की इतनी अहम विशालता को देखते हैं तो जहन में एक सवाल उठना लाजमी है क्या सवाल? कि आखिर इतने बड़े और जटिल तंत्र को चलाया कैसे जाता है। हाँ, प्रशासन। इसके लिए हमें इसके प्रशासनिक ढांचे को समझना होगा। आज उत्तर प्रदेश 18 प्रशासनिक मंडलों और 75 जिलों में बटा हुआ है। 75 जिले, जो कि देश में सबसे ज्यादा हैं। बिल्कुल, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। जब इसका शुरुआती गठन हुआ था तब इसमें केवल 10 मंडल और 49 जिले थे। 49 से 75? हाँ, 49 जिलों से 75 जिलों तक का ये जो सफर है, ये बताता है कि प्रशासन को लगातार जनता के करीब ले जाने की जरूरत पड़ी है। और प्रशासन को इस बढ़ती जनसंख्या के साथ कदम मिलाना ही पड़ता है। अब यही देख लीजिए, इन 75 जिलों के जो चरम बिंदु हैं, यानी एक्सट्रीम्स हैं। एक्सट्रीम्स कैसे? एक तरफ क्षेत्रफल के हिसाब से लखीमपुर खेरी, सोनभद्र और हरदोई जैसे विशाल जिले हैं जो मीलों तक फैले हुए हैं। हाँ, वो एरिया में काफी बड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ हापुड़, भदोई और गाजियाबाद जैसे क्षेत्रफल में बहुत छोटे लेकिन बहुत घनी आबादी वाले जिले हैं। यानी साइज छोटा पर लोग बहुत ज्यादा। बिल्कुल। जनसंख्या के मामले में भी भारी अंतर है। प्रयागराज में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। प्रयागराज सबसे आगे है। जबकि महोबा जिले में सबसे कम। इतनी बड़ी असमानता को एक ही राज्य सरकार के तहत मैनेज करना किसी चुनौती से कम नहीं है। और शायद इसी चुनौती से निपटने के लिए सिस्टम को और तोड़ना या विकेंद्रीकृत करना पड़ता है। सही करें। हाल ही का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम हमारे सामने है। राज्य के 76वें यानी 76th जिले का निर्माण। नया जिला बन रहा है। हाँ, इसका नाम कल्याण सिंह नगर प्रस्तावित किया गया है, जो पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर है। कल्याण सिंह नगर। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे किसी खाली जमीन पर नहीं बनाया जा रहा है। ये 2 मौजूदा जिलों अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को काटकर बनाया जा रहा है। अच्छा, कौन से हिस्से? जैसे अतरौली, गंगीरी और डिबाई को मिलाकर ये नया जिला रूप ले रहा है। इसका मतलब है कि प्रशासन लगातार अपने ढांचे को रीडिजाइन कर रहा है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ कर देखें तो ये नया जिले का निर्माण स्पष्ट रूप से दिखाता है कि प्रशासन को अधिक प्रभावी और विकेंद्रीकृत बनाने की निरंतर आवश्यकता कैसे महसूस की जा रही है। विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज। हाँ, जब किसी एक जिले की आबादी या उसका क्षेत्रफल इतना बड़ा हो जाए कि एक जिलाधिकारी के लिए हर कोने तक पहुंचना मुश्किल हो, तो जिले का बंटवारा करना ही सबसे सही विकल्प होता है। ये प्रशासन को थोड़ा आसान बना देता होगा। बिल्कुल। ये एक विकासशील राज्य का लक्षण है जहां शासन व्यवस्था को समय समय पर अद्यतन करना यानी अपडेट करना पड़ता है ताकि सरकारी योजनाएं जमीनी स्तर तक आसानी से पहुंच सकें। और जब शासन और प्रशासन की बात हो ही रही है तो राजनीति और कानून व्यवस्था का जिक्र किए बिना तो ये चर्चा पूरी हो ही नहीं सकती। राजनीति के बिना तो उत्तर प्रदेश की बात अधूरी है। एकदम। उत्तर प्रदेश भारत की राजनीति का निर्विवाद रूप से सबसे बड़ा शक्ति केंद्र है। इस राज्य के पास देश का सबसे बड़ा द्विसदनीय विधानमंडल है। द्विसदनीय यानी बाइकैमरल? आसान भाषा में कहें तो यहाँ 2 सदन काम करते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। निचले सदन यानी विधानसभा में 403 निर्वाचित सदस्य बैठते हैं और उच्च सदन यानी विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। 403 और 100, ये नंबर्स अपने आप में बहुत बड़े हैं। और राष्ट्रीय राजनीति में इसका प्रभाव देखिए। लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 21 सीटें इसी राज्य से आती हैं। 80 लोकसभा सीटें, यही वजह है कि राष्ट्रीय राजनीति तय करता है। हाँ, ये कहावत यूं ही नहीं बनी है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। विधानसभा सीटों का वितरण भी राज्य के भीतर के पावर सेंटर्स को दिखाता है। जैसे प्रयागराज का उदाहरण ले लीजिए। बिल्कुल। प्रयागराज में ही अकेले 12 विधानसभा सीटें हैं। 12 सीटें सिर्फ एक जिले में। हाँ। और सिर्फ राजनीति नहीं, न्यायिक शक्ति के केंद्र के रूप में भी इस राज्य का प्रभाव बहुत विशाल है। जुडिशरी का स्ट्रक्चर कैसा है यहाँ? प्रयागराज में स्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय देश के सबसे बड़े न्यायालयों में से एक है और काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए इसकी एक पीठ लखनऊ में भी स्थापित है। एक बेंच लखनऊ में है? सही। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली हैं, जो 2024-25 के लिए इस अहम जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। इनके इतिहास पर नजर डालें तो
इस न्यायालय का इतिहास भी बहुत गहरा है। आज़ादी से पहले इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री शाह मोहम्मद सुलेमान थे शाह मोहम्मद सुलेमान। और स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनने का गौरव बीबी मालिक को प्राप्त हुआ। बीबी मालिक? ये सिर्फ एक कोर्ट नहीं है, बल्कि इतने बड़े राज्य की कानून व्यवस्था की रीढ़ है। यहाँ रोजाना हजारों मामलों की सुनवाई होती है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? क्या मतलब है? जब हम एक साथ लगभग 20 करोड़ की आबादी को देखते हैं, 75 से बढ़कर 76 होते जिलों को देखते हैं, 80 लोकसभा सीटों की राजनीतिक ताकत को देखते हैं और 8 राज्यों की छूती उन सीमाओं को देखते हैं, तो हमें क्या समझ आता है? ये समझ आता है कि भारत की राजनीति, उसके कानून और उसकी सांस्कृतिक दिशा में इस राज्य का कितना बड़ा और निर्विवाद प्रभाव है। ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इंजन है जो देश की गति को प्रभावित करता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सिर्फ जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये भारत के इतिहास, संस्कृति, प्रशासन और राजनीति का एक माइक्रोकॉज़म है। माइक्रोकॉज़म यानी पूरे देश का एक सूक्ष्म रूप? बिल्कुल। देश में जो कुछ भी होता है उसकी झलक यहाँ दिखती है, और यहाँ जो कुछ घटित होता है उसका सीधा असर पूरे देश पर पड़ता है। सही कहा। इस पूरी चर्चा से जो निष्कर्ष निकल कर आता है वो ये है कि ये राज्य अपनी ऐतिहासिक विरासत और अपनी प्रशासनिक जरूरतों के बीच लगातार एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये विरासत और विकास का ही संतुलन है जो इस राज्य को इतना अनोखा बनाता है। लेकिन जाने से पहले ये पूरी चर्चा श्रोताओं के सोचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। कैसा सवाल? जिस राज्य की भौगोलिक और प्रशासनिक सीमाएं, नए जिलों का बनना और जनसंख्या का स्वरूप इतनी तेजी से बदल रहा हो। हाँ, बदलाव तो बहुत तेजी से हो रहा है। वहां आने वाले दशकों में जब शहरीकरण अपनी चरम सीमा पर होगा, तब इतने विशाल और जटिल तंत्र का शासन मॉडल कैसे अपनी इस ऐतिहासिक पहचान को बरकरार रखते हुए भविष्य की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालेगा? ये सोचने वाली बात है। क्या ये 75 या 76 जिलों वाला मॉडल आने वाले 50 सालों की तकनीक और शहरी चुनौतियों को संभाल पाएगा, या हमें प्रशासन के कुछ बिल्कुल नए तरीके खोजने होंगे? ये वाकई में एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ इस राज्य का ही नहीं, बल्कि शायद पूरे देश का भविष्य तय करेगा। बिल्कुल तय करेगा। इस विश्लेषण को आज यहीं विराम देते हैं। आज के स्रोत सामग्री के विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि इन आंकड़ों और तथ्यों के पीछे छुपी इस जीवंत कहानी ने इस विषय को देखने का एक नया नजरिया जरूर दिया होगा। इस चर्चा से जुड़े इन पहलुओं पर जरूर सोचिए और इस विषय पर अपनी जानकारी और खोज आगे बढ़ाते रहिए। फिर मिलेंगे इस गहन चर्चा के अगले हिस्से में।